मणिपुर में आदिवासी मर रहा था तो कौन सा संगठन गया? मध्य प्रदेश के अंदर आदिवासी होने के नाते उस आदमी से छुआछूत भेदभाव की मानसिकता रखते हुए उस आदिवासी को टॉयलेट पिलाया गया, तब कौन सा हिंदू संगठन उसके साथ जाके खड़ा रहा? मध्य प्रदेश में ही एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, जातिवादी भावना को ध्यान। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह। भारत देश में लगातार धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है। हिंदू मुसलमान की ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है। ऐसे में कोई एक नेता अगर ये कहकर चुनाव लड़े कि मैं हिंदू नहीं हूं और अपार जन समर्थन के साथ जीत जाए, यह भी एक कोई अद्भुत चमत्कार जैसा लगता है। हम ऐसे ही एक सांसद से आपकी बात कराएंगे जो कहते हैं कि मैं हिंदू नहीं हूं। ये राजकुमार रौत हैं, बांसवाड़ा से, राजस्थान से जीत कर आए हैं। हम आपकी बातचीत कराते हैं। इस देश में लगातार धर्म, हिंदू मुसलमान की राजनीति होती है। ऐसे में आप कहते हैं मैं हिंदू नहीं हूं और अपार जन समर्थन मिलता है आपको, कैसे देखते हैं? देखो, सबसे पहले तो ये मुझे क्यों ज़रूरत पड़ी ऐसा कहने की, इन चीज़ों से अधिकतर लोग बचते हैं। अन्य कम्युनिटी का लोग होता है, वो भी इस तरह से बोलने से बचता है। किसी भी पार्टी का नेता शायद इस तरह से बातें आज तक नहीं किया होगा। आदिवासी समुदाय का अलग अलग इलाकों में अलग अलग धर्मांतरण हुआ है या धर्म ग्रहण हुआ है। हमारा जिस तरह से, अगर हम ऐसा बोलने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि आदिवासी ट्राइबल इलाके के अंदर धर्म के नाम से इतने संस्थाएं काम कर रही हैं जो आदिवासी समुदाय को मानसिक रूप से गुलाम बनाने का काम कर रही है। तो उस वजह से वो समुदाय ये लगता है कि सब कुछ हो जाएगा, कृपा हो जाएगी, वो संघर्ष नहीं कर पाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि आदिवासियों की अलग से धार्मिक व्यवस्था है। तो जैसे किसी अन्य धर्म के प्रभाव में आने से उसकी धार्मिक व्यवस्था, उसकी परंपरा, रीति रिवाज, कल्चर, वो मतलब उसकी आइडेंटिटी जो है, उसकी आदिवासी होने की जो एक अपनी पहचान है, वो पहचान खत्म हो जा रही है। तो किसी धर्म ग्रहण करने से या किसी अन्य धर्म हस्तांतरण करने से आदिवासियों की एक तो आइडेंटिटी खत्म हो रही है, दूसरी चीज़ वो मानसिक रूप से गुलाम होता जा रहा है। तो उस वजह से वो पूरी कम्युनिटी को आने वाला भविष्य कहीं न कहीं खतरे में लगता है। तो हमें लगता है कि ये चीज़ें हमें बोलना ज़रूरी समझा। मैं बोलता हूँ, मैं आदिवासी समुदाय से आता हूँ और मैं और मेरा समुदाय किसी धर्म व्यवस्था में नहीं आता है। ना हिंदू में आते हैं, ना ईसाई में आते हैं, ना मुस्लिम में, किसी धर्म में नहीं आते। इस बात को इतना बिल्कुल हाईलाइट हुआ है। हाईलाइट होने के पीछे रीज़न भी है कि आज तक किसी भी नेता ने ये बात नहीं बोल पाया। आप जो कह रहे हो क्योंकि हर कोई धर्म की आड़ में जीत के आता है। जी। धर्म के आधार पर वोट बैंक बटोरता है। और मेरा ऐसा बोलने से स्वाभाविक है मुझे कुछ % नुकसान हुआ होगा, लेकिन जनता जो समझ चुकी थी, वो देश के अंदर धर्म के नाम से जहर फैलाया जा रहा है। मैं किसी भी धर्म की आलोचना नहीं करना चाहता। हमारे कम्युनिटी में भी बहुत सारे लोग, कोई लोग हिंदू धर्मों को आस्था रखते हैं, कई ईसाई धर्म में आस्था रखते हैं। मैं भी किसी धर्म में क्रिटिसाइज नहीं करना चाह रहा, लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो आदिवासी समुदाय की अपना कल्चर है, अपनी परंपरा है, अपनी पूजा पद्धति है, अपना रीति रिवाज है। मतलब उसकी अलग से ही रीति रिवाज पूरी, वो न तो हिंदू धर्म से मैच होता है, न ईसाई से, न मतलब किसी भी धर्म से मैच नहीं होता है। इतिहास की बात करें तो वो चीज़ हो गया। सेकंड चीज़, अगर हम संवैधानिक प्रावधानों की बात करें तो शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 का जब प्रावधान हुआ तो उसी आधार पर हुआ कि उनकी अलग आइडेंटिटी है, उनकी अलग धर्म व्यवस्था, इसीलिए शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 का प्रावधान हुआ कि वो शेड्यूल 6 और शेड्यूल 5 के लिए हमारे लोगों ने काफ़ी संघर्ष भी किया अंग्रेजों से, इसीलिए वो शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 का प्रावधान हुआ। सेकंड नंबर पे अगर बात करें हम लोग तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956, ऐसे कई अधिनियम हैं, उसमें स्पष्ट लिख रखा है कि आदिवासी समुदाय किसी भी धर्म में नहीं आता है। और ये मैं तो कह रहा हूँ, लेकिन बीजेपी जिस तरह से पूरे देश में माहौल बना रही है कि हिंदू हिंदू हिंदू, जब आदिवासी की वोट की ज़रूरत पड़ती है तो सारी पार्टियाँ कहती है कि आदिवासी हिंदू है, लेकिन आदिवासी पे अत्याचार होता है तब एक भी हिंदू संगठन नहीं जाता है। आज मणिपुर में हादसा हुआ, इतना कुछ हुआ, कई ऐसे संगठन हैं जो सड़क पे कुत्ता मर जाता है या गाय मर जाती है, वो भी जीव है, उनके लिए भी गलत शब्द यूज़ नहीं करना चाह रहा हूँ, उनके लिए भी जाना चाहिए। लेकिन मणिपुर में आदिवासी मर रहा था तो कौन सा संगठन गया? मध्य प्रदेश के अंदर आदिवासी होने के नाते उस आदमी से
छुआछूत भेदभाव की मानसिकता रखते हुए उस आदिवासी को टॉयलेट पिलाया गया, तब कौन सा हिंदू संगठन उसके साथ जाके खड़ा रहा? मध्य प्रदेश में ही एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, जातिवादी भावना को ध्यान में, देखो बलात्कार होना अलग चीज़ है, लेकिन एक कास्टिज्म के आधार पे बलात्कार होना वो अलग चीज़ है। तो उस समय कौन सा हिंदू संगठन, मतलब देश के अंदर देखा गया कि आदिवासी की जब वोट की ज़रूरत पड़ती है तो वो धर्म का नाम लेते हैं, लेकिन आदिवासी पे अत्याचार होता है, आदिवासी के अधिकारों की बात आती है, तब कोई भी हिंदू संगठन या किसी भी धर्म का संगठन साथ में नहीं आता है। और हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, आदिवासी किसी भी वर्ण में नहीं आता है। मतलब ऐतिहासिक दृष्टि से, संवैधानिक प्रावधानों के आधार पे और कल्चर के हिसाब से और लेटेस्ट जो व्यवस्था चल रही है, क्योंकि हम आदिवासी समुदाय हर धर्म का सम्मान करता है, हर व्यक्ति का सम्मान करता है। हम इसीलिए आदिवासी समुदाय धर्म ग्रहण हुआ है, हिंदू धर्म भी ग्रहण किया है, ईसाई धर्म भी ग्रहण किया है, कई लोगों ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया है, और कुछ इलाकों में मुस्लिम धर्म भी आदिवासी ने ग्रहण किया है। लेकिन ये चीज़ें हमें ग्रहण करने से आदिवासी की अपनी आइडेंटिटी खत्म हो रही है। तो हम लोगों ने प्लान किया है कि आदिवासी आदिवासी ही रहना दे, बेहतर है। हाँ। अभी 2 दिन से आप चूंकि अब संसद आ गए हैं, संसदीय प्रणाली में अब आपका आना जाना रहेगा। आज आपने देखा होगा, कल राहुल गांधी ने एक वक्तव्य दिया जिसपे पूरी भाजपा हमलावर है कि उन्होंने हिंदू को हिंसक कहा, पूरे हिंदू समाज को कहा। आप सारी बातों से अवगत होंगे, आपका इस पर क्या राय है? चूंकि मैं जानता हूं कि आप निर्दल जीत के आए हैं, लेकिन संसदीय प्रणाली में आप हैं तो लाजमी है कि राय आपको रखनी होगी। देखो, राहुल गांधी जी का जो मैंने जिस तरह से विपक्ष उनके ऊपर पड़ा, इसके बाद हमने भी स्टडी किया राहुल गांधी जी का कहने का वे क्या था। देश के अंदर भी हिंदुत्व में भी 2 पार्ट हो गए जी, एक हार्ड कट्टर जी, और एक सॉफ्ट जी, कुछ हिंदुत्व इस टाइप हो गया है कि ये देश सिर्फ हिंदू राष्ट्र बनाना है, इसके अंदर दूसरे समुदाय या दूसरे धर्म के लोग नहीं रहने चाहिए। कई हिंदू संगठन या बीजेपी के कई लोगों के द्वारा कई इलाकों में ये तक भी नारा लगा दिया है कि इस देश में रहना है तो जय सिया राम बोलना पड़ेगा, जी, इस देश में रहना है तो हिंदुत्व अपनाना पड़ेगा। ये तानाशाही सिस्टम है। तो एक कट्टर हिंदुत्व हो गया, एक सॉफ्ट हिंदुत्व जो हिंदू धर्म की आस्था में विश्वास करता है और अन्य धर्म के लोगों के साथ भी मानवता के अनुरूप व्यवहार करता है। तो राहुल गांधी का जो कहना था कि कट्टर हिंदुत्व के आधार पे जो बीजेपी चल रही है वो एज ए हिंसक हिंदुत्व है और एक सॉफ्ट हिंदुत्व है। तो उसका जो कहने का व्यय था कि तुम हिंदुत्व के नाम से जो कट्टरता फैला रहे हो, हिंसा फैला रहे हो, वो गलत है। उसके कहने का अर्थ ये था, लेकिन वो पूरे हिंदू समाज पे ले आना वो ठीक नहीं है। ठीक है। आप जिस समाज से जीत कर आए हैं, एक बड़ा समाज है, वो आपकी तरफ बहुत ताकत से देख रहा है, बहुत टकटकी लगाए है कि आप चूँकि राजकुमार राउत अब जीत कर गए हैं संसद में तो हमारी आवाज़ बुलंद करेंगे। आपको क्या लगता है मेन समस्या जो आदिवासियों की है, जो खतरा आदिवासियत पर है, वो आप कैसे देखते हैं और क्या है मेन खतरा? देखो, आदिवासी संघर्ष करता आया हुआ है। आज़ादी से पहले अगर हिस्ट्री निकाल के देखें, कई लोग कहते हैं, मैं हालांकि कम्युनिटी वाइज डिवाइडेशन नहीं चाहता, लेकिन कम्युनिटी वाइज अगर बलिदान की बात आए, अंग्रेज़ों का युद्ध हो, मुग़लों के साथ हो, राजा रजवाड़ों के साथ हो, कहीं पर भी आज़ादी से पहले अगर युद्ध हुआ है तो शुरुआती जो अंग्रेज़ों के साथ में भी शुरुआती जो हुआ है, कान्हो सिद्धू का जो 1857 से पहले क्रांति हो चुकी है। बिरसा मुंडा का इतिहास, आज़ादी से पहले अगर किसी कम्युनिटी ने बलिदान दिया है सबसे ज़्यादा तो वो आदिवासी 1 नंबर। आज़ादी के बाद भी आज तक अगर कई आदिवासी के अत्याचार हुआ है, आदिवासियों का शोषण हुआ है, आदिवासियों का नरसंहार हुआ है तो वो आदिवासी है। किसी भी समुदाय की अगर बात करें तो 1 नंबर पे आएगा वो आदिवासी। तो आदिवासी जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ते आ रहा। राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में उन्होंने बिरसा मुंडा की वर्षगांठ मनाने के लिए घोषणा तो की, लेकिन बिरसा मुंडा जल जंगल जमीन की लड़ाई कर लड़ रहा था, तो वही लड़ाई आज तक आदिवासी लड़ता आ रहा है। तो अंग्रेजी शासन व्यवस्था और तत्कालीन शासन व्यवस्था में क्या अंतर रहा? हमारे कम्युनिटी के लोग अंग्रेजों से लड़ रहे थे जल जंगल जमीन के लिए, और आज सत्ताधारी लोगों से लड़ रहे हैं। आदिवासियों को आज तक जिस जमीन पे बैठा हुआ आज़ादी से पहले, उस जमीन का आज तक पट्टा नहीं मिला, और हम कह रहे देश का विकास हो गया बहुत कुछ।
आज कई इलाकों में ऐसा है, प्रोजेक्ट के नाम से, डेवलप के नाम से आदिवासियों का विस्थापन किया जा रहा है, क्योंकि जिस जमीन पे बैठा हुआ आदिवासी एजुकेशन नहीं होने की वजह से उस जमीन का पट्टा नहीं बना पाया है और गवर्नमेंट ने इस पे ध्यान नहीं दिया गया, और वो कहीं ना कहीं जानबूझ के नहीं दिया गया, क्योंकि वो जमीन आप भविष्य में इसको हटाना पड़ेगा तो उसको मुआवजा देना पड़ेगा। कई पॉलिसी हो सकती है, अवेयरनेस नहीं है हमारी कम्युनिटी में, ये मानते हैं हम इस चीज़ को, लेकिन गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती थी कि आदिवासी जिस जमीन पे बैठा हो जमीन का मालिकाना हक दिया जाए। तो वो समस्या आज तक जारी है और इसकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। आपने आदिवासी की बात की, आपने सिद्धू कान्हू की बात की, आपने बिरसा मुंडा की बात की, तो एक सवाल जायज हो जाता है कि देश में एकलौता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, आदिवासी मुख्यमंत्री, 6 महीने जेल की सजा हुई, आखिर में ये निकल के आया, कोर्ट ने कहा कि कोई ऐसा मामला नहीं बनता जो ईडी और सीबीआई कह रही है, और कोर्ट ने जमानत दी। आप क्या मानते हैं? बिल्कुल, जिस तरह से भाजपा ने पिछली बार ईडी का जो उपयोग किया, इससे हेमंत सोरेन परेशान हुआ, और एक लगा देश लेवल का एक मात्र आदिवासी मुख्यमंत्री था, मतलब सभी स्टेटों में अगर देखा जाए तो आदिवासी मुख्यमंत्री वहाँ था, उस आदमी के साथ गलत हुआ और ये पूरा आदिवासी कम्युनिटी के अंदर ये मैसेज गया। लेकिन जिस तरह से ईडी का उपयोग किया तो वो परेशान जरूर हुए हेमंत सोरेन जी, कई लोग परेशान हुए होंगे, लेकिन इसका नुकसान बीजेपी को भी हुआ, देश की आम जनता को भी लगा कि सत्ता के पावर का दुरुपयोग हो रहा है, ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, ये चीज़ें लगी, उसका नुकसान बीजेपी को भी हुआ, लोकसभा चुनाव में देखने मिला। वो हेमंत सोरेन के साथ कहीं के गलत हुआ था, और उसके साथ आदिवासी समुदाय भी खड़ा था, झारखंड के अंदर रहने वाला प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति उस आदमी के साथ खड़ा था, और इसका परिणाम लोकसभा चुनाव में रहा, और आने वाला विधानसभा चुनाव में इसमें भी कहीं के बीजेपी को नुकसान होगा उस इलाके में। बांसवाड़ा से आप जीत कर आते हैं, आपकी लोकसभा है, लाजमी है कि कई महत्वाकांक्षी योजनाएं होंगी जो आप अपनी लोकसभा के लिए करना चाहते होंगे। कोई ऐसे महत्वाकांक्षी काम बताएं जो आप 5 सालों में अपनी लोकसभा के लिए करेंगे। देखो, मेरे जो बस में जो रहेगा, मेरा जो कोटा रहेगा, उसके अनुरूप मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी रहेगी मैं एजुकेशन के अंदर क्रांति लाऊं। सेकंड चीज़, मेरा गवर्नमेंट से जो डिमांड रहेगा, हमारा जो करेणा माही जो डैम है, उस डैम से जो गुजरा था सारा पानी, लेकिन वहाँ लोकल लोगों को नहीं मिल पा रहा है, तो हम एग्रीकल्चर के हिसाब से एक प्रोजेक्ट बना के गवर्नमेंट को देंगे, तो प्रोजेक्ट सेंक्शन कराने की मेरी प्रायोरिटी रहेगी। बड़ी डिमांड हमारी जो बिल प्रदेश की जो चल रही लंबे समय से, उस डिमांड को भी हम पुरजोर तरीके से सरकार के सामने रखेंगे, सदन में भी रखेंगे, और कोशिश रहेगी कि इसमें कुछ पहल हो जाए, कुछ प्रोग्रेस होगी। ये हमारे साथ राजकुमार रौत थे, आदिवासी हैं और जीत कर आए हैं, और ये साफ कहना है कि अगर मैं जीत गया, माफ़ कीजिएगा, अगर मैं 5 साल रहूँगा संसद में, तो मैं अपने पूरी आदिवासी समूह के लिए, पूरे बांसवाड़ा के लिए बेहतर काम करूंगा, किसानों की सिंचाई की व्यवस्था के लिए बेहतर काम करूंगा। आप बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।